सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, आर्गन को छोड़ देना है। हो गया। अब बच्चों हम एल्केली मेटल्स किन्हें कहते हैं पहले ही पढ़ चुके हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स किन्हें कहते हैं? बोरॉन फैमिली को बोरॉन फैमिली कहते हैं, इसका कोई खास नेम नहीं है। कार्बन फैमिली को कार्बन फैमिली कहते हैं, इसका कोई खास नहीं। अब बच्चों 1 2 3 4 अब इनके स्पेशल नेम पढ़ने, फिर इसका स्पेशल नेम पढ़ना है, फिर इसके इसका। तो अब हम नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कुछ खास। डाली हेडिंग निकोजन्स, यानी को बोलते हैं साइनोजन्स। निकोजन्स, निकोजन्स बच्चों इसमें पी साइलेंट होता है, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना तो पी इज साइलेंट। निकोजन्स यानी का नाम है साइनोजन्स, साइनोजन्स, और ये हमारे ग्रुप 15 है। दिस इज ग्रुप 15। ग्रुप 15 कौन सा ए है वैष्णवी, कौन सा ए है ग्रुप 15? 5th ए। कौन सा ए? 5th है, सीधे पकड़ो, 15 से 5th है। निकोजन्स, निकोजन्स या साइनोजन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इस फैमिली के जो अधिकतर एलिमेंट हैं उसमें से सबसे फेमस सुन लीजिए अब नाइट्रोजन। ये ऐसे कंपाउंड बनाता है जो मोस्टली या तो सफोकेटिंग होते हैं या पॉइजनस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर कहीं पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, दम घुटेगा, सफोकेटिंग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। साइनाइड, साइनाइड तो सीधे सीधे पॉइजन है, तो रेड किलिंग पॉइजन आता है वो साइनाइड है। पोटेशियम साइनाइड तो इतना जहरीला है कि उसको जीभ में कोई से टच कर ले तो डेथ हो जाएगी ऑन द स्पॉट विद इन अ सेकेंड, इतना ज़्यादा जहरीला है पोटेशियम साइनाइड। तो इस फैमिली के अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो सफोकेटिंग कंपाउंड्स बनाते हैं, और सफोकेटिंग कंपाउंड्स के लिए ही कौन सा वर्ड यूज किया जाता है लैटिन में? निकोजन्स। तो दिस इज द मीन। साइनोजन्स, साइनोजन्स आया है साइनाइड से, क्योंकि ये साइनाइड बनाते हैं। तो लिखिए साइनाइड मतलब CN, एक फंक्शनल ग्रुप है CN, जहाँ भी CN लग जाएगा उसको क्या बोला जाता है? साइनाइड। लिखिए इसमें that means suffocating elements as, that means suffocating elements, as most of the elements। बच्चों ये वर्ड पकड़ना है आपको, बाकी तो सब आपकी लैंग्वेज है। suffocating element, this is the actual mean। as most of the elements of ग्रुप 15, आराम से पानी ला दें या ले आओ जाके। एज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म suffocating molecule और कंपाउंड।
बच्चों आप एक चीज़ और, आपके एग्ज़ाम में बहुत चालाकी से पूछा जाता है, बहुत चालाकी से, कि ग्रुप निकोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। निकोजेंस का कोई बता सकता है? निकोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकोजेंस का जल्दी बताओ। देखो आप सभी को पता है, अभी विद इन सेकेंड आप लोग कहोगे सर हमें पता है लेकिन बता नहीं पा रहे। लेट्स सी क्या होता है निकोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस फैमिली को रिप्रेजेंट करे, उसको देखते हैं। अभी यहीं पर लिखना आप लोग, ठीक है? हाँ, वो तो पूरा ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक का, NH-NP126, वो तो पूरे पी ब्लॉक का हो गया। हम सिर्फ इस ग्रुप का पूछ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। 1 2 3 नहीं, ओनली 3 वैसे होगा, NH2NP3 सिर्फ इतना होगा। अभी देखते हैं कैसे। देखो बच्चों ये समझ में आया कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को निकोजेंस क्यों कहा गया, क्योंकि निकोजेंस का मतलब क्या होता है? सफोकेटिंग एलिमेंट। मतलब ऐसे एलिमेंट जो सफोकेटिंग प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहलाते हैं सफोकेटिंग एलिमेंट, ठीक है? अब दम घुटाने वाला, सफोकेशन सुना ना वर्ड, दम घुटाने वाला। कहते हैं ना यहाँ बहुत सफोकेशन है, यहाँ दम घुट रहा है ना। अभी हमारे बहुत ही बड़े सिंगर थे, जानते हो, वो वहाँ पर हॉल में CO2 की क्वांटिटी बढ़ गई थी, ऑक्सीजन घट गई, तो उनके लंग्स में वो उतनी, या तो वो बहुत लगातार गाना गा रहे थे तो लंग्स वो, अब जैसे यहाँ पर हम CO2 भर दें तो यहाँ जिसके लंग्स अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो तो ऑक्सीजन को खींच लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है और उसमें भी हमने CO2 ऐड कर दी तो वो परसेंटेज और कम हो जाएगा। तो लंग्स स्ट्रॉन्ग हुए तो हम खींच जाएंगे ऑक्सीजन, और नहीं हुए तो फिर ऑक्सीजन नहीं खींचेंगे तो धीरे धीरे करके हमें दम घुटेगा और डेथ भी हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार गहरे कुआं जिसमें पानी आनी नहीं है, गंदगी है, कचरा चढ़ा है, वहाँ कोई व्यक्ति उतरा और उसकी डेथ हो गई। वहाँ नहीं सुनी ये न्यूज़ आप लोगों ने? उसका रीज़न ही, वो नीचे उतरा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ सफोकेटिंग गैसेस हैं, तो वो जैसे ही उतरा वहाँ पर सफोकेशन होने लगा। अब वापस चढ़ा आया तब तो ठीक है, अकेले गया तब दिक्कत है। यही गलती कर गए थे 1-2 लोग, अकेले चले गए, सफोकेशन हुआ उनको, जब हुआ वहीं पर पड़े रहे, फिर तड़प तड़प के उनकी जान चली गई, डेथ हो गई। गटर, आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे जो सफाई कर्मी गटर में जाते हैं सफाई करने के लिए, तो उनकी वहाँ क्या हो जाती है? डेथ। बहुत नॉर्मल बात है ये आपकी, मतलब नॉर्मल हम किस शब्द में कह रहे हैं, मतलब ये बहुत आसानी से हमारे देश में हो रहा है, इस तात्पर्य से हम कह रहे हैं। मशीनें बनानी चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनकी जान ना जाए। घटनाएं होती रहती हैं गटर में, तो हमने कितने बार सुना है कि वो व्यक्ति वहाँ गटर साफ, गटर में तो सबसे ज़्यादा सफोकेटिंग गैस निकलती हैं, सबसे ज़्यादा। जहाँ पर सड़ा गला पदार्थ डला होगा, जहाँ गंदगी होगी, आप वहाँ खड़े होके देखो, आपको अगर वहाँ पर जीना आपका में चलाने लगे, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग ना आने लगे, आपको सफोकेशन ना होने लगे तो बताना, क्योंकि वहाँ से कौन सी गैसेस निकलती हैं? सफोकेटिंग गैसेस। कभी भी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, अंडरग्राउंड कहीं भी जहाँ पर सड़ा हुआ पदार्थ डला हुआ है, ऐसे कभी। और कभी भी लोगों को, जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको कभी भी ऐसे अंडरग्राउंड जगह पे, क्योंकि लंग्स वो ऑक्सीजन नहीं खींच पाएंगे। हम आप लोग अभी यंग है, खींच जाते हैं, वो फिर नहीं खींच पाएंगे तो फिर उनको डेथ होने की चांस होती है। तो ये छोटी छोटी साइंटिफिक जरूरत। सफोकेटिंग एलिमेंट्स है, तो कौन है सफोकेटिंग एलिमेंट? ग्रुप 15 लिखिए, ग्रुप 15 यही है हमारे निकोजेंस। कितने एलिमेंट है इसमें हमारे? 5, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी बच्चों आप लोग जानते हो, वाटर में सबसे ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस के रूप में कौन आता है? लेड एंड एंटीमनी। वाइट पाउडर आते हुए देखा कभी आपने वाटर में? तो फिर वो पानी को बैन कर दिया जाता है कि ये पानी नहीं पीना है। अगर उस हैंडपम्प से पानी आया और उसमें नीचे कुछ समय पर वाइट पाउडर जम गया तो गवर्नमेंट बैन ताला लगा देगी कि ये पानी नहीं पीना है, पॉइजनस वाटर है, इससे पथरी हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है, आपको ख़राब हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, डेथ हो सकती है, पीबी स्टोन है। लेड, सीमेंट की फैक्ट्री से निकलते हैं ये बहुत ज़्यादा, लेड और
FPV, मास्क लगाए रहते हैं अंदर ना चले जाए, कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक एलिमेंट्स की कैटेगरी में है। तो ये हमारे कहलाते हैं सफोकेट। अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लिखे कि कौन कौन से सफोकेटिंग एलिमेंट बना रहे हैं। देखिए जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सफोकेटिंग गैस है, दम घुटाने वाली गैस है ना। साइनाइड, साइनाइड तो साक्षात पॉइजन है ना, जहर है ये तो साइनाइड, ये है साइनाइड। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मिक जानते हो, मिक, MIC, मिक। मध्य प्रदेश में रहते हो और अगर मिक को नहीं जानते हो तो गलत बात है। जानते हो मिक? भोपाल गैस ट्रेजेडी जानते हो? भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं जानते? रातों रात हजारों लोगों की जान चली गई थी सेकंड में। कौन सी गैस की वजह से हुई थी? मिक, मैथिल आइसोसाइनेट। पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। प्लांट कोई प्लांट था वहाँ पर, केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस हो गई और उसकी वजह से निकली थी। वो तो फिल्टर कंपनी के तो जो कर्मचारी थे उनकी डेथ हो गई थी। आसपास के जितने भी मोहल्ला गली थे, गाड़ियाँ चला रहे थे, तो वहीं पर गिरे थे, वहीं पर धड़ाम धड़ाम डेथ सीधे। और वो रातों रात भाग गया था। ब्रिटिश फॉरनर कंपनी थी, वो रातों रात भाग गया था देश से। हाँ, अरे पहले से पता है पॉइजनस है। तो हमारे देश में तो कितने सारे प्लांट्स हैं जहाँ ऐसी चीज़ें बनती हैं। हाँ, आई थिंक वो पूरी कहानी नहीं, जहाँ तक हमें यहाँ तक की पड़ी थी हमने इसके बारे में कि भाग गया। मैथिल आइसोसाइनेट, दिस इज द वेरी पॉइजन। मिक मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, RnCO, ये है फॉर्मूला, सॉरी CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब वह बहुत खतरनाक, सीधे पॉइजन। और इस गैस की सबसे बड़ी बुराई पता है क्या? ये हैवियर देन एयर है, तो ये फंस के रह गई एटमॉस्फेयर में। अगर ये एयर से हल्की होती तो उड़ जाती, जैसे हाइड्रोजन गैस का बलून होता है उड़ जाता है ना। ये तब तक नहीं उड़ी थी जब तक सन नहीं निकला था, क्योंकि सन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। तो जब सन निकला था उसके बाद ये गैस सनलाइट की हीट की वजह से उड़ के एटमॉस्फेयर में गई थी। बाकी सुबह तक आसपास रात को ही डेथ हुई थी, रातों रात। अगर किस्मत ही बोल दो, अगर ये गैस का रिलीज अगर दिन में हुआ होता तो ये दुर्घटना नहीं होती, उड़ जाती। लेकिन रात को टेम्परेचर बहुत डाउन था, सनदार नहीं, लाइट थी नहीं, एटमॉस्फेयर में बिल्कुल कलेक्ट हो गई आपके, ऐसे लग रहा था जैसे फॉग छा गया हो। अरे बहुत बुरा हाल, बहुत ही खतरनाक ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी का नाम दिया गया था ना। तो ये देख लीजिए कुछ बच्चों, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो हमें देखना है। अब कुछ बुक्स में गलत लिखा रहता है, वो क्या लिखा रहता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ये कई सालों तक गलत पढ़ाया गया है लोगों को, इसको मिक मानते हैं। इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गलत है। मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं, वो गैस वो मिक है, मिथाइल आइसोसाइनेट NCO है ना। तो ये रहता है कुछ बुक्स में, अभी भी गलत रहता है, मिसप्रिंट मान लो या जो भी मान लो, बहुत लोगों को ये गलत फहमी रहती है। चलिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखे नहीं इनका, चलो GEC देख लें इनका। GEC याद होना चाहिए इनका। जी सबसे टॉप पे लिखना, यहाँ नहीं लिखना है नीचे, जहाँ हेडिंग डाली थी ग्रुप 15 निकोजेंस, वहाँ लिखना। लेकिन पहले समझ यहाँ पर लो। GEC इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जब भी आपको किसी भी ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आ रहा ना, उसके किसी भी एलिमेंट का बना लो जल्दी से और आपकी समस्या हल। 1s2 2s2 2p3। तो इसके S में कितने आ रहे हैं? सेकेंड ऑर्बिट है, S में 2 और P में 3। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S2p3। नाइट्रोजन का
आ रहा है 2s2 2p3, तो उसके नीचे वाले का क्या आएगा 3s2 3p3, फिर 4s2, तो हम क्या लिख दें ns2np3। बहुत फेमस, पक्का आपको एक नंबर मिलेंगे कभी ना कभी इसके हेलोजेंस या चैल्कोजेंस के जनरेटर। यहाँ भी लिख लो और फिर वहाँ भी लिख लेना, ऊपर भी, दोनों दो बार लिख लो। और हमने आपको तरीका बता दिया कैसे याद करना है, किसी एक एलिमेंट का बना के देख लो, उससे पता चल जाता है ns2np3। लिख गया? सबसे ऊपर भी लिख लेना, जहाँ पर हमने लिखवाया था पहली हेडिंग निकोजेंस, वहाँ पर भी ऐसे एरो एरो लगा के लिख लो ns2np3, क्योंकि ये तो बहुत ही खास है ना, बहुत ज़रूरी है। लिख लिया ऊपर? चलो अगली डालो। नाइट्रोजन फैमिली हो गई बच्चों हमारी, चैल्कोजेंस, निकोजेंस, साइनोजेंस, सॉरी चैल्कोजेन नहीं, निकोजेंस, साइनोजेंस, ग्रुप 50 नाइट्रोजन। अब बच्चों ऑक्सीजन फैमिली, इसको कहा जाता है चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस। अगला स्पेशल नेम है, अगला स्पेशल नेम है 1 2 3 हो गए ना, फोर्थ आ गया, इज इट 3 ना? चलिए तो फोर्थ डालिए, कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस, प्रोनाउंसिएशन आपका बच्चों जो आपको बोल रहा हूँ, कैल्कोजेंस। वैसे होता कैल्कोजेंस है, लेकिन इंग्लिश वाले अधिकतर लोग चैल्कोजेंस बोलते हैं, कैल्कोजेंस है ना। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 है बच्चों ये हमारा ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली है बच्चों ये हमारी है ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16। व्हाट आर मीन्स ऑफ कैल्कोजेंस? कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? ओर ORE ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब ओर क्या होते हैं? सुना है कभी ओर नाम? ओर से निकाला क्या जाता है? मेटल्स। अयस्क, अयस्क बोलते हैं, खनिज पदार्थ। मिनरल्स एंड ओर्स नाम सुने आप लोगों ने? मिनरल्स एंड ओर्स, व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर ओर्स? चलो समझाते हैं आपको। देखिए हमारी जो सरफेस है अर्थ की, जो अर्थ क्रस्ट है, ये कहीं कहीं पर बहुत रिच है। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ भी आप कहीं से धूल ले आइए इतनी सारी, ठीक है ना, उस धूल को ले आइए, उसके ऊपर उसमें मैग्नेट ऐसे चलाइएगा, अब देखिए धूल में बहुत कुछ छोटे छोटे पार्टिकल चिपक के आ जाएंगे। मतलब वो कोई ऐसा मेटल चिपक के आया है जो आपके धूल में था, डस्ट में था, कोई मेटल ऐसा चिपक के आ गया जो कैसा था नेचर में? पैरामैग्नेट। मतलब हमारी अर्थ की जो मिट्टी है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? मेटल्स। लेकिन हमारे यहाँ की अर्थ में, सॉरी, हमारे यहाँ की जो मिट्टी है या अर्थ का जो क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट क्या? अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर, सबसे ऊपर की लेयर कहाँ तक? जहाँ तक आपके रॉक नहीं आएंगे। मतलब आप डिग करते जाओ, खोदते जाओ, और जब तक मट्टी आते रहे, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर आते रहे, तो वो पूरी सरफेस क्या कहलाएगी? अर्थ क्रस्ट कहलाएगी। लेकिन जहाँ से चट्टानें आने लगी तो वो अर्थ क्रस्ट का पार्ट नहीं, वो क्रोड का पार्ट हो जाएगा आपका। तो अर्थ क्रस्ट की कोई ऐसी एक नहीं कि हम कहते हैं कि 10 मीटर 20 मीटर होती है, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। लेकिन अर्थ क्रस्ट का सिंपल सी डेफिनीशन है, अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर जहाँ हमें चल रहे हैं, हम इसको खोदना चालू करें तो जब तक यहाँ पर आपके 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 50 मीटर जब तक मिट्टी निकलती रहेगी, कंकड़ पत्थर निकलते रहेंगे, बजलू निकलती रहेगी, आपके किले निकलते रहेंगे, आपके सैंड निकलती रहेगी, तो वो पार्ट क्या, वो उस पार्ट ऑफ अर्थ को हम क्या बोलेंगे? अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी हिंदी में बोलते हैं, भूपर्पटी। भू मतलब धरा, पृथ्वी, पृथ्वी की ऊपर की परत, परपटी मतलब परत, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। हमारे यहाँ की अर्थ क्रस्ट में उतने ज़्यादा मेटल्स नहीं है, बालाघाट में है। बालाघाट की अर्थ क्रस्ट में भरा पड़ा हुआ है एक मेटल, नाम बताओ, नाम बताओ, मध्य प्रदेश के हो के नहीं पता? बालाघाट नाम चलता है, बालाघाट। बालाघाट की मिट्टी में भरा पड़ा हुआ है एल्यूमिनियम।
सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम मध्य प्रदेश में निकलता है कहाँ से? बालाघाट से। लेकिन ऐसा नहीं कि जाके खोद ही मिट्टी और लो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, ऐसे नहीं है। वो अयस्क ओर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ओर, बॉक्साइट, Al2O3.2H2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट। ये एक ओर है, ओर। इस ओर से क्या निकालते हैं हम? एल्यूमिनियम। अब ओर को हम सिंपल सा समझाते हैं। हमारी अर्थ में रॉक के साथ, सैंड के साथ, क्ले के साथ, शुद्ध भाषा में बोलें तो चट्टानों के साथ, मिट्टी के साथ मेटल्स एसोसिएटेड हैं। और वो मेटल कैसे एसोसिएटेड हैं? वो ऐसे एसोसिएटेड हैं, ऐसे ऐसे, इतने इतने से, इतने इतने से, ऐसे ऐसे ऐसे, और इनको जोड़ जोड़ के मेटल बनता है। फिर उस मेटल से पता, हमारे यहाँ ये जो लोहा आता, आयरन, ये कहीं पर ऐसा थोड़ी है कि खोदो तो लोहा की पट्टियाँ निकल आएँ। सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कहीं भी प्योर फॉर्म में है ही नहीं। प्योर फॉर्म में ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। दुनिया कहीं ऐसी सरफेस नहीं है जहाँ से प्योर फॉर्म में जाओ आप कहो कि यहाँ खोदे तो कॉपर ही कॉपर नहीं। किस फॉर्म में है? आप मान लो इस घर के बराबर बड़ी चट्टान निकाली, उस चट्टान में कंकड़ है, पत्थर है, क्ले है, सैंड है, डस्ट है, सिलिशियस इम्प्योरिटीज है। हाँ, क्ले मतलब चिपचिपे पदार्थ जो होते हैं। आपके क्ले मतलब नहीं, चिपचिपे पदार्थ नहीं, रेत या बजलू को बोलते हैं क्ले। सैंड मतलब धूल जैसे पदार्थ हो गए आपके। तो इस चट्टान, यहाँ देखो, यहाँ पर इस इतने घर के बड़े बराबर, इस कमरे के बराबर बड़ी चट्टान को जब हम प्यूरीफाई करेंगे तो इससे, मान लो हमने बॉक्साइड कर रहे हैं, तो इससे 5-10 किलो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। सिर्फ इतना बड़ा, सिर्फ इतने बड़े से, समझे हो? फिर इसको इस इतने बड़े चट्टान से इस एल्यूमिनियम को निकालने के लिए जो मेथड लगती है उनको बोलते हैं मेटालर्जिकल मेथड। सुना है मेटालर्जी? नहीं सुना? फर्स्ट टाइम सुन जाओ। मेटालर्जिकल मेथड, या उनको मेटालर्जी कहते हैं। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, प्रोसेस है मेटालर्जी। बॉक्साइट क्या है? एक ओर है। ओर किसे कहते हैं? अर्थ क्रस्ट में सैंड के साथ, क्ले के साथ, रॉक के साथ, सिलिशियस इम्प्योरिटीज के साथ जो मेटल एसोसिएटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर। ये हमारे कहलाते हैं ओर। ओर और मिनरल में क्या फ़र्क है? कोई जानता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल? चलिए बताते हैं हम आपको ओर और मिनरल। मान लीजिए हमने अर्थ क्रस्ट से इतनी बड़ी चट्टान निकाली, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी चट्टान में हमने क्या देखा कि यहाँ भी एल्यूमिनियम है, यहाँ भी एल्यूमिनियम है, यहाँ भी एल्यूमिनियम है, सब जगह एल्यूमिनियम है, यहाँ एल्यूमिनियम। लेकिन इतने पोर्शन में एल्यूमिनियम रिच क्वांटिटी में है, मतलब इससे एल्यूमिनियम को निकाला जा सकता है। तो ये वाला जो मिनरल होगा इसको क्या बोला जाएगा? ओर। और ये वाला मिनरल सिर्फ मिनरल ही बोला जाएगा, जिससे हम मेटल को नहीं निकाल सकते। ध्यान से सुनना, ओर भी मिनरल है लेकिन मिनरल ओर नहीं है। सभी ओर मिनरल होते हैं, सभी ओर, क्योंकि ओर आता ही कहाँ से है? मिनरल से। सिर्फ उसी मिनरल को ओर कहा जाता है, सिर्फ उसी मिनरल को ओर कहा जाता है जिसमें मेटल किस क्वांटिटी में है? रिच क्वांटिटी में कहा जाता है। बाकी मिनरल मिनरल ही कहा जाता है। तो आपसे कभी कोई पूछ ले मेटल किससे निकाला जाता है, तो आप कहोगे ओर से। लेकिन वो कहते कि मिनरल से निकाला जाता है, तो आप गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि ओर भी एक प्रकार का क्या है? मिनरल ही है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि सभी मिनरल ओर हैं, तुरंत क्रॉस करो, ये कभी भी सही नहीं हो। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल। ये बात ध्यान रखना है आपको, छोटी सी। तो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं चैल्कोजेंस। अब इनको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स क्यों कहा गया? इसके दो एलिमेंट देखो, सबसे शुरू के ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब हम आपके सामने कुछ और के फॉर्मूले लिख रहे हैं। बॉक्साइड लिख दिया हमने, और लिखते हैं हम आपके सामने जैसे कि आयरन पायराइड FeS2, इससे आयरन निकाला जाता है। कॉपर पायराइड CuFeS2, इससे कॉपर भी निकाला जाता है, आयरन भी निकाला जाता है। हेमेटाइट तो सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस ओर है आयरन का, जानते हो? किसी की साउंड नहीं है, मतलब नहीं जानते हैं। Fe2O3, सबसे ज़्यादा आयरन किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट से। जिनसाइटी ZnO। अब आप देखो कि जितने भी ओर हैं, या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में हैं या फिर सल्फाइड के फॉर्म में हैं। मतलब हमारे नेचर में जितने भी ओर पाए जाते हैं उसमें से 99% या तो वो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड होते हैं या फिर सल्फर के साथ।
और ऑक्सीजन एंड सल्फर के फॉर्म में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन और सल्फर ही हमारा किस ग्रुप में है? ग्रुप 16। मतलब ये एलिमेंट और बनाते हैं ना, इसलिए इस एलिमेंट को क्या कहा गया है? और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। बात समझ में आई क्यों कहा गया है ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस? चैल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इस एलिमेंट के जो इनिशियल, इस ग्रुप के जो इनिशियल 2 एलिमेंट हैं वो सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं? और। हमने आपके सामने सबसे फेमस और लिख दी है, और लिख दें हम जिंक ब्लेंड ZNS, गैलेना PBS, सब ऑक्साइड सल्फाइड। क्या सर इसके अलावा नहीं होते? होते हैं, कार्बोनेट भी होते हैं, हैलाइड भी होते हैं, लेकिन 90% और या तो ऑक्साइड होते हैं या फिर सल्फाइड। तो ये हमारे क्या बनाते हैं? और। इसका मतलब क्या हो गया? और फॉर्मिंग एलिमेंट। तो चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। चैल्कोजेंस का मतलब और फॉर्मिंग एलिमेंट्स होता है। और ये इस ग्रुप के 2 शुरू के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन सल्फर, ये सबसे ज़्यादा और बनाते हैं। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए इसमें। That means or forming, that means or forming elements, that means or forming elements as most of the ores found in the form of oxide and sulfide। चलिए एक 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख के दिखाओगे। तो देखिए ये हैं हमारे चैल्कोजेंस। एग्जाम्पल लिख, पूरे एलिमेंट लिख देते हैं हम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। पोलोनियम तो बच्चों रेडियो एक्टिव है, तो उसको आप काउंट ना करें, लेकिन ग्रुप में मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है। स्टार लगा दिया हमने, है ना। तो ये है मतलब पोलोनियम पार्ट है ग्रुप का, लेकिन चैल्कोजेंस में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। एट मोस्ट ऑफ द ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, करिएगा, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। ये हैं बच्चों हमारे चैल्कोजेंस। चलो जल्दी से कुछ और के एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल्स देखो। जैसे बच्चों हम आपके सामने अपने बालाघाट का सबसे पहले बॉक्साइट, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट से। फॉर्मूला लिखो, याद कर लो बच्चों। पोलोनियम ग्रुप का पार्ट है लेकिन चैल्कोजेन का पार्ट नहीं है। चैल्कोजेन इतने में ही पाए जाएंगे। Al2O3.2H2O, दिस इज बॉक्साइट। इससे कौन सा मेटल निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। बहुत 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 बढ़िया, बॉक्साइट हो गया। तो और देखो जो खास से लिखवाएं, है ना। देखो इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो बच्चों हेमेटाइट, 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 हेमेटाइट Fe2O3। और देख लो बच्चों कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, CuFeS2। एक दिन हम पूरे इकट्ठे लिखवा देंगे आपको जितने भी हो रहे हैं ना। और कोई अच्छा सा लिख दे, जिंक ब्लेंड, गैलेना लिख दे। हाँ जिंक ब्लेंड लिख लो, ठीक है, जिंक ब्लेंड।